हमने तय किया उनके कल्याण के लिए सवर्ण आयोग, सामान्य वर्ग आयोग भी बनाया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग है, अब सवर्ण आयोग भी बनेगा। बीजेपी ने प्रदेश में सामाजिक असमानता दूर करने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी सरकार सामान्य वर्गों के लिए सवर्ण आयोग बनाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद प्रदेश में नई सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी सवर्ण वोट को रिझाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में 22% सवर्ण आबादी है और मुख्यमंत्री ने जिस विंध्य अंचल में ये घोषणा की है वहां सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के वोटर हैं। ये हैरत की बात है, ये घोषणावीर लोगों की दोबारा यही वाली चीज़ें शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव जीतना असंभव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए इस तरह की पुरानी योजनाओं को नए रैपर के अंदर डाला जा रहा है। नरोत्तम जी तो खुद कह रहे हैं कि ये पहले से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब फिर से भ्रम फैलाने के काम पर लग चुकी है। उन्हें कोई काम उन्होंने किया नहीं है, नगरीय निकाय चुनाव की कोई तैयारी नहीं है। भाजपा को जनता जवाब देगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने में देर नहीं की। बीजेपी ने कहा चुनाव से पहले जनता से लुभावने वादे कर वोट हथियाना कांग्रेस का काम है। बीजेपी इसमें विश्वास नहीं करती। चुनाव को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी कभी निर्णय नहीं लेती। 370 हटाई तब कौन सा चुनाव था, 35 से हटाई तब कौन सा चुनाव था, राम मंदिर का शिलान्यास किया तब देश में कहाँ चुनाव था। जनता की सेवा करना और विकास करना, ये दो बातों को ध्यान में रख के लेते हैं। आज ये सवर्ण आयोग का भी मुख्यमंत्री जी का ऐलान उसी को ध्यान में रख के है, सबका साथ और सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र। राजनीतिक नफे नुकसान को देखें तो प्रदेश में आरक्षित वर्ग पर दोनों ही दलों की नजर रही है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने भी ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया था। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। राज्य में पहले से सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी सरकार के इस ऐलान से नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले को निकाय चुनाव के लिहाज से देखें तो प्रदेश की 16 नगर निगमों में महापौर पद पर आरक्षण हो चुका है, जिनमें 4 पद ओबीसी वर्ग को मिले हैं, 2 पद एससी और 1 एसटी को मिला है, जबकि सामान्य वर्ग और अनारक्षित 9 पद हैं। इनमें हर वर्ग में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन क्या ये दांव बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है। भोपाल से जुगल किशोर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का गोल्ड कार्ड। बीजेपी ने प्रदेश में सामाजिक असमानता दूर करने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। बीजेपी सरकार सामान्य वर्गों के लिए सवर्ण आयोग बनाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद प्रदेश में एक नई सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी सवर्ण वोट को रिझाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि प्रदेश में 22% सवर्ण आबादी है और मुख्यमंत्री ने जिस विंध्य अंचल में यह घोषणा की है, दरअसल वहां के वोटर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। इस मुद्दे पर क्या है पूरी सियासत और वोट का गणित, चर्चा आज इसी पर। और जिन मेहमानों को आज हमने स्टूडियो में अपने साथ बुलाया है उनसे आपको मिलवाऊं, उसके बाद चर्चा शुरू होगी। नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है। अब्बास हफीज साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के। अब्बास हफीज साहब स्वागत है। और न्यूट्रल अंपायर शिव अनुराग पटेरिया साहब, जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है पटेरिया साहब आपका। शुरुआत आपके ओपनिंग कमेंट के साथ करना चाहूंगा। 27% आरक्षण की बात कांग्रेस भी पहले कर चुकी थी, हालांकि मामला हाईकोर्ट में है। अब सवर्ण आयोग, किस तरह से देखते हैं आप बीजेपी के इस फैसले को? सोहेल साहब, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कोई माई का लाल कुछ ऐसा चिपका था शिवराज जी के ऊपर कि वो आज तक उससे फारिग नहीं हो पाए, अलग नहीं हो पाए हैं। दरअसल जिस आयोग की बात कर रहे हैं वो दूसरे बदले हुए नाम से 2008 में भी बना था, तब बालेंद्र शुक्ला का इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तब इसका नाम था राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग। उसमें बाद में एक शायद बाबूलाल जैन को भी अध्यक्ष बनाया गया था। जी। कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं
कि राजनीति में दल कोई भी हो, उनके काम करने का तरीका एक ही होता है, कुल मिला के अपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को यानी जातीय, क्षेत्रीय, वर्ग, वर्ण समूह को एड्रेस करने की लगातार कोशिश होती है। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिंद वो इलाका है जहां खासतौर से सवर्ण और सवर्णों में भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा गरीब हैं। अगर भोपाल के पेट्रोल पंप में देखें या छोटे कामों में देखें तो रीवा के बहुत सारे लोग मिलते हैं, बुंदेलखंड के बहुत सारे लोग मिलते हैं। दरअसल वहां गरीबी बहुत है। और बुंदेलखंड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये 1956 के पहले विंध्य प्रदेश में बघेल राज सत्ता यानी विंध्य प्रदेश की जो दो हिस्से थे, बुंदेली राज सत्ता और बघेली राज सत्ता साथ मिलकर काम करती थी। इसलिए दोनों क्षेत्रों को, सिर्फ विंध्य क्षेत्र को एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई है, ये पूरे विंध्य और बुंदेलखंड को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और नथिंग इज रॉन्ग इन दिस। सबसे बड़ी बात है, आप जब राजनीति में होते, कांग्रेस भी ये कर लेती, और कांग्रेस भी तो 15 महीने रही है। और भारतीय जनता पार्टी इन दिनों किसी भी चीज को ये कहा जाए अलग नहीं रखना चाहती है। वो चाहती है कि सारी चीजों को एड्रेस किया जाए, क्योंकि भाजपा के लिए कील कांटे की लड़ाई प्रारंभ हो गई है। देखिए, लगातार आने वाले 2.5-3 साल जो बचे हैं उसमें चुनाव खेला जाना है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी वेल लुब्रिकेटेड इलेक्शन मशीन है, जो इलेक्शन मशीन के तौर पर काम करती है। कांग्रेस भी इससे कई बार सीखने की बात करती है, उस तरह से काम करने की बात करती है, क्योंकि दोनों का कल्ट और कल्चर अलग है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, संघ आधारित एक संगठन है, पॉलिटिकल आउटफिट है। कांग्रेस कुल मिला के नेता आधारित संगठन है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, तो इसमें दोनों की तुलना नहीं हो सकती। अभी सिर्फ मैं बीजेपी की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक 24/7 अपने चुनाव अभियान में लगी रहती है। उनको मालूम है कि नगरी के बाद में ग्रामीण संस्थाओं के चुनाव होंगे और उसके ठीक बाद में चुनाव हो जाएंगे सहकारी संस्थाओं के। और जब तक ये चुनाव खत्म होंगे तो आप विधानसभा चुनाव की देरी पे आ जाएंगे, और विधानसभा चुनाव खत्म नहीं होंगे 6 से 8 महीने के बीच में आपको लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश का जो पूरा सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों लोग कर रहे हैं। मुकुल वासनिक को बड़ा क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है, इसी वर्ग को 22% वोट को कुल मिला के एड्रेस करते हुए घोषणा की गई है। ठीक, दरअसल फैसला बीजेपी की तरफ से है, इसलिए मैं पहले कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन उधर से आया है। अब्बास हफीज साहब, सरकार बीजेपी की है और यकीनन अब जो अगला टारगेट है वो नगरीय निकाय चुनाव है, और उसके बाद 2023 भी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अगर हम राजनीतिक चश्मे से इसको देखें तो। अब अगर कोई पार्टी सत्ता में है और वो ये कोशिश करती है कि तमाम वर्गों को साधा जाए, और यकीनन ये बहुत ज़रूरी भी है अगर आप सत्ता को एक लंबे समय तक बरकरार रखना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलने में, तो इस फैसले पर कांग्रेस को ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है, सिवाय इसके कि आप ये कहें कि हमारी नीति थी या फिर हमारा प्लान था, जिसको रिपीट बीजेपी कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये कितनी पुरानी योजनाओं को नए पैकेजिंग के अंदर देने का काम करते हैं। धरातल पे क्या करते हैं ये भी लोग जानते हैं कि धरातल पे कितना काम होता है। कितनी घोषणाएं पहले की थी वो भी अभी पूरी नहीं हुई हैं। हज़ारों की मात्रा के अंदर, हज़ारों की संख्या के अंदर है वो। और उसके बाद अगर आज की बात करें तो आप सत्ताधारी दल ज़रूर हो, लेकिन आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो संगठन से ज़्यादा आज प्रदेश की है। प्रदेश की जिम्मेदारी आप नहीं निभाते हुए आज भी अपनी राजनीति करने के लिए काम कर रहे हैं। आज भी राजनीति कैसी चमकाई जाए उसके ऊपर काम हो रहा है। कैसे नगरीय निकाय चुनाव को टारगेट किया जाए। विंध्य अंचल की आपने उपेक्षा करी और उसके बाद आज आप डैमेज कंट्रोल में आए। विंध्य में जाते हैं, सवर्ण आयोग की बात करते हैं। उसके बाद अगर विंध्य से हटते हैं और वहाँ पर पहले चंबल गए थे तो वहाँ पर माई के लाल की बात कर रहे थे। तो ये अलग अलग जो रुख हैं ये पूरी तरह से पूर्णतः राजनीति है, और ये राजनीति जो है आपके संगठन के लिए फ़ायदे की होगी। पर आज मध्य प्रदेश का हाल यह है कि प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं जो हैं पूरी चरमरा चुकी हैं। प्रदेश में आपकी सत्ता की जो लालच थी, सत्ता की लोलुपता थी, जिसमें आपने सिंधिया संगठन को जो शामिल किया है, और सिंधिया बीजेपी और मूल बीजेपी में जो लड़ाई है, आज न ज़िलों के पास प्रभारी मंत्री हैं, ज़िले बिना प्रभारी मंत्री के चल रहे हैं, और कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कोई मंत्री भी नहीं, एक है अगर बड़े बड़े क्षेत्रों की बात की जाए। अब आप डैमेज कंट्रोल में आते हैं। कभी आप सोचते हैं कि अध्यक्ष बना देंगे विधानसभा का, कभी वहां जाके उस क्षेत्र में आप ये घोषणा करते हैं जो पुराना आयोग भाई भंग कैसे हुआ था, ख़त्म कैसे हुआ था, 15 साल में आपने उसको क्यों नहीं चालू किया। लेकिन आज आपको करना कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव हैं, 3 महीने का समय है, उसके लिए आप अपना दावा खेल रहे हैं। तो नरेंद्र शिवाजी जी की तरफ अब मैं जाना चाहूँगा। नरेंद्र शिवाजी साहब, अब्बास हफीज साहब अब कांग्रेस की तरफ से बात कह रहे हैं कि दरअसल लिफाफा नया है लेकिन मजमून पुराना है, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही बातों बातों में, जिसका जवाब मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा, कि हर चीज़ को या हर फैसले को
वोट के नफे नुकसान पर बीजेपी तौल रही है? ना बिल्कुल, देखिए सोहेल जी, अब्बास हफीज जी बहुत सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष के प्रवक्ता हैं इस नाते में हम पे आरोप लगाएंगे। वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर काम करती है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 103वां संविधान संशोधन करके 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का काम किया, जो आज लगभग सभी जगह लागू हो गया है। तो उसी तारतम्य में यदि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कोई जो घोषणा की है सवर्ण आयोग बनाने की या सामान्य वर्ग आयोग बनाने की, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उसी मंत्र पर आधारित है। पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, जनजाति आयोग बना हुआ है, अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है। तो यदि जो शेष लोग हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए उनकी जो भी समस्याएं सामने आती हैं और जो सामान्य वर्ग के द्वारा रखी जाती हैं, उनके समाधान के लिए किस तरह से सरकार काम कर सकती है, उसके लिए यदि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया तो मैं समझता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको और मजबूती प्रदान करेगा और सामान्य वर्ग को निश्चित रूप से, जो निर्धन लोग हैं विशेष रूप से, उन लोगों को भी और उनकी जो अन्य समस्याएं भी हैं उनको समाधान का एक रास्ता मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का ये कहना है कि दरअसल जो मूल मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में अभी वो अछूते हैं और बीजेपी उस पर काम न करके तमाम लोगों को रिझाने में या यूं कहें उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रही है। पटेरिया साहब का कमेंट इस पर चाहूँगा, उसके बाद मैं अब्बास हफीज साहब से सवाल पूछूंगा। पटेरिया साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब हम नगरीय निकाय चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई दूसरा दल अगर मध्य प्रदेश में राजनीति करता है तो यकीनन वो उस तैयारी में जुटेगा। मैं दोनों दलों को रखकर सामने आपसे बात करना चाहूँगा, कांग्रेस और बीजेपी खास तौर से। आपको लगता है कि ये कार्ड खेलकर बीजेपी कांग्रेस से एक स्टेप फिर आगे निकल गई है? देखिए, घोषणाओं में आप आगे निकल सकते हैं और असली इसका फलितार्थ आपको जो इलेक्शन के नतीजे हैं उसमें आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं ना भाजपा के पक्ष में कुछ कहना चाहूंगा ना कांग्रेस के पक्ष में कहना चाहूंगा। रणनीति दोनों की होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाके रणनीति के हिसाब से एक अलग तरीके से काम कर रही है। आप कांग्रेस की भी करिए, कांग्रेस में कुल मिलाके कांग्रेस ने अपने यूथ पर फोकस किया है, दूसरा ने फोकस किया है ट्राइब्स को लेकर फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है हर पार्टी का काम करने का, कहते हैं ना मुंडे मुंडे मत भिन्ना तो दले दले मत भिन्ना। तो मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि भाजपा आगे है, कांग्रेस आगे है। कहते हैं युद्ध के जब अंतिम नतीजे आते हैं तो सियासी युद्ध के जब अंतिम नतीजे आएंगे तब मैं कहूंगा कौन आगे है कौन पीछे है। मुझे अभी तो लगता है हर व्यक्ति अपने मोर्चेबंदी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों के साथ अपने आप को एड्रेस करते हुए मोर्चेबंदी की है, वहीं कांग्रेस नौजवानों के साथ में, ट्राइब्स के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कुल मिला के आगे बढ़ रही है। तो दोनों दलों की स्थितियां अलग अलग हैं। मैं एक दूसरे के साथ इनकी तुलना बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। ठीक, तैयारियां दोनों की अपनी तरफ शुरू हैं। अब्बास हफीज साहब, जैसा पटेरिया साहब ने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि सवर्णों के लिए आयोग बनाकर बीजेपी वोटों को रिझाने का काम कर रही है लेकिन मूल मुद्दों से दूर है, तो फिर भूरिया साहब का जो चुनाव हुआ और युवाओं के नाम पर आप एक आदिवासी चेहरा सामने लेकर आए, ये भी तो कुछ उसी से मिलता जुलता कार्ड है। देखिए, भूरिया साहब का चुनाव होता है या किसी का भी चुनाव होता है तो युवा तो उसमें आता है, क्योंकि युवा कांग्रेस का चुनाव था तो किसी भी युवा को आना था और अलग अलग जगह पे जो काबिलियत होती है उसके आधार के ऊपर लोग आते हैं। हमारा चुनाव होता है, चुनाव में चयनित होकर आते हैं लोग, तो ना हम किसी को ला सकते हैं ना कोई किसी को ला सकता है। कार्यकर्ता जिसको चुनाव जिताता है वो आता है। दूसरी बात यह है कि मैं फिर यही कहूँगा, 15 साल के अंदर माई के लाल के नारे दिए गए। यहाँ पर एक वर्ग आपसे नाराज़ हो गया, अब आप डैमेज कंट्रोल में आए। लेकिन आज सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, पटेल साहब भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि आज युवा बेरोज़गार है। हमने उस युवा आयोग का गठन किया था जिसको आपने खाली छोड़ा हुआ था। उस युवा आयोग को भी आपने रोक दिया है आज पूरा का पूरा, और आप कोर्ट के अंदर जाने के आपने हालात पैदा कर दिए। तो वो युवा आयोग के माध्यम से आपको आज की तारीख के अंदर लोगों युवाओं को भारत मध्य प्रदेश की नौकरियां देने की काम करना चाहिए था। जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, असुरक्षित हो रही हैं महिलाएं, उसके सिलसिले के अंदर महिला आयोग को आपने भंग कराने की कोशिश की हुई है। ना आप महिला आयोग चलने दे रहे हैं, ना आप युवा आयोग चलने दे रहे हैं, ना आप पिछड़ा वर्ग आयोग चलने दे रहे हैं।
तमाम आयोग जो हैं आप उनमें काम हमें करने नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे लोग वहां पर हैं जो हमसे जुड़े हुए थे, इसलिए आपको परेशानी हो गई, इसलिए आपको परेशानी हो गई। लेकिन वहां जो जाता है वो निष्पक्ष होके जाता है। अरे वो राजनीतिक दल का नहीं होता, फिर जब वो एक बार वहां पे अपना कार्यभार ले लेता है वो राजनीतिक दल का नहीं रहता। आप ये मत देखिए कि पहले कौन कांग्रेस से जुड़ा था, अरे आप अपने लोगों को भी भेजिएगा उसके अंदर, लेकिन काम करने दीजिए, महिला आयोग को काम करने दीजिए, पिछला आयोग को काम करने दीजिए, और इसके साथ साथ जो युवा आयोग है उसको भी काम करने दीजिए। ठीक, नरेंद्र शिवाजी जी सोहेल जी, मैं अब्बास जी ने जो बात कही उन्होंने बड़ी साफ गोई से एक बात और स्वीकार कर ली कि हमारे लोग गए थे, तो मैं बिल्कुल मान लीजिए ना, और उन्होंने ये बात कहा कि पदों पे आकर निष्पक्ष हो जाते, इससे भी मैं सहमत हूँ। परंतु पिछड़ा वर्ग आयोग के इनके जो कांग्रेस प्रवक्ता थे वे आज भी डिबेट में जाते हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, उनको हम कैसे निष्पक्ष मानना है? यदि वे अपने पद को निष्पक्ष रूप से रखना चाहते हैं तो उनको कम से कम अब अपने प्रवक्ता के दायित्व से मुक्त होना चाहिए था। पूरे में साफ साफ डिबेट में जा रहे हैं। इससे लगता है कि आज भी जो आयोगों में कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं वे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं। ये उचित नहीं है, इसको तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए। आपने पदों पर रहने कब दिया है किसी को? आपने वहां पर काम करने का मौका किसी को कब दिया है? पूरा का पूरा स्टेटस को का तो मामला आ गया वहां पर सामने, ये तो बहुत लंबी बहस चले जाएगी। आज की तारीख में आपको उनको आयोग से रोकना नहीं था, तो ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ कथनी करनी में अंतर है। महिला आयोग की बात कीजिए, महिला आयोग की बात कीजिए, आपको शोभा ओझा जी कहीं दिखी है क्या? आपको संगीता शर्मा कहीं दिखी है क्या? कैसे नहीं दिखी? लगातार कहाँ दिखी है आपको? कैसी बात कर रहे हैं पटेल साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? चुनाव में कहीं नहीं थी, संगीता शर्मा कहीं नहीं थी, ऐसे ही तमाम वहां पर लोग हैं जो नहीं है कहीं पर भी। आपने महिला आयोग नहीं चलने दिया। महिला आयोग के अंदर इतने केसेस निलंबित हैं, आप जानते हैं। कर ही नहीं रहे ना, आपके लोग काम ही नहीं कर रहे, ताले डले हुए हैं भाई साहब, ताले की चाबियां नहीं है वहां पर, क्योंकि आपने आदेश दिए भैया ये बातें हमसे मत करवाइए। हम बहुत करीब से देखते हैं इन तमाम चीजों को, लेकिन आज कथनी करने का अंतर हटाइए, काम कीजिए निष्पक्षता के साथ। जिस तरह से जब कमलनाथ जी की सरकार जाने के लिए कगार पे खड़ी थी, उस समय उन्होंने जाते जाते सारे निगम आयोगों में अपने लोगों को जो भरने का प्रयास किया था, वो भी मैं समझता हूँ घोर आपत्तिजनक था। बहुत गलत है कि आप एक तरफ आयोग बनाने जा रहे हैं और पुराने आयोगों को चलने नहीं दे रहे हैं। तो चलने दीजिए, हमारी सिर्फ इतनी विनती है। आएंगे उसमें अच्छे लोग आएंगे और काम करेंगे। अच्छे नहीं है, मत करिए, अभी अच्छे नहीं है क्या? एक पार्टी के कार्यकर्ता है। चलिए शिव अनुराग पटेरिया साहब, दरअसल आयोग की सियासत क्या है? मैं एक वरिष्ठ पत्रकार की नज़र से इस चीज़ को समझना चाहूँगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, फिर फौरन आयोग भंग कर दिए जाते हैं, और जैसे कि अब्बास हफीज़ साहब ने कहा कि हमारे लोग फिलहाल वहाँ पर हैं लेकिन वो निष्पक्ष हैं, और नरेंद्र शिवाजी ने फौरन उस पर कमेंट किया कि आप ये मानते हैं कि वहाँ पर आपके लोग हैं। तो दरअसल ये आयोग, इसकी राजनीति, मेरे लोग तेरे लोग, आयोग को बनाने की ज़रूरत, उनके अध्यक्ष कौन होंगे, इसका चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इन तमाम चीज़ों को एक वरिष्ठ पत्रकार की नज़र से ज़रूर। सोहेल साहब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की बात करना चाहूंगा। जब दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गई थी तो वहां के जो आयोगों का कार्यकाल था, या जो वाइस चांसलर हुआ करते थे, सबसे इस्तीफे ले लिए गए थे और फिर उसके बाद में अपने लोगों को पदस्थ किया गया था। तो जैसा आप करेंगे, कहते हैं ना, दूज का बायना तीज को वापस आ जाता है। आपने जो कुछ किया वो वापस लौट के आपको बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि आपने राजनीतिक आधार पर लोगों को बाहर किया था। तो जब आपके लोग बैठे हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी वही कोशिश कर रही है। मुझे लगता है जब आप एक परंपरा डालते हैं तो उसी परंपरा को लोग आगे ले जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में, उपाध्यक्ष हमेशा प्रतिपक्ष के पास रहता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने पास रख लिया था। हिना काबरे को उपाध्यक्ष बना दिया, स्त्रियां कुछ भी रही हो, लेकिन मुझे लगता है ये उदारता दिखाई जानी चाहिए थी। अब स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वो पद देने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल ये ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कोई ताली नहीं बजती है। ऐसे ऐसे बजाऊंगा तो कैसे बजेगी? तो मुझे लगता है दोनों इसके लिए जवाबदेह हैं। उपाध्यक्ष की जो बात थी उस पर बस टिप्पणी करनी है। मैं मानता हूँ पटेरिया साहब हम सब के मार्गदर्शक, मतलब एक फिगर हैं और उन पर कोई मेरा टिप्पणी नहीं है, लेकिन जनता जानती है इस चीज़ को। बीजेपी बहुत कह रही है कि उपाध्यक्ष के चुनाव की हमने परंपरा तोड़ी। सबसे पहले अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने अपने कैंडिडेट को उतारा, विजय शाह जी को उतारा था, और वो कभी होता नहीं था।
पूछिए पटेरिया साहब से, अध्यक्ष के लिए चुनाव, पटेरिया साहब से पूछिए, कोई सत्ताधारी दल के पास अध्यक्ष का पद जाता था और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास जाता था, यही हालात थे। लेकिन आपकी नहीं, आपका कोई परंपरा आपने तोड़ी पटेल साहब, परंपरा आपने तोड़ी, इसलिए परंपरा चुनाव लड़ने से नहीं हुई, परंपरा टूटी है उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस के द्वारा खुद रख लेने से। अध्यक्ष के पद पर चुनाव हो रहा था, विजय शाह जी चुनाव लड़ रहे थे और कहा जा रहा था आदिवासी चेहरा हमने वहां पर, और जब सरकार बनी तो फिर वो कहाँ गए सबको मालूम है। ठीक, नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, बहुत साफ गोई से आपसे जवाब चाहूंगा। दरअसल इस वक्त इस आयोग की जरूरत क्यों महसूस होती है? कि आपको लगता है कि एक बड़ा तबका जिसका जो फिगर तकरीबन 22% वोट का आ रहा है, ऐसे में ऐलान ठीक नगर निकाय चुनाव से पहले करना, वोट साधने की कोशिश? देखिए सोहेल जी, पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसे कि वरिष्ठ विद्वान पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी ने कमेंट किया कि पूरे समय भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, ये एक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में शामिल है। तो हम तो लगातार काम करते हैं, लेकिन ये संयोग होता है कि चुनाव भी अपने देश में लगातार चलते हैं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नगरीय निकाय, कभी ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव है, कभी सहकारिता के चुनाव है। तो अपन ये निर्णय नहीं लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी जबकि तो वकालत करती है कि एक देश एक चुनाव हो जाए, एक बार चुनाव हो जाए फिर 5 साल तक लगातार काम हो, लेकिन उस पर अभी आम सहमति नहीं बन रही। तो अब ये चुनाव है इसलिए कोई निर्णय ना लिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी कल 22% की चिंता कर रही है, ऐसा कदापि नहीं है। भारतीय जनता 100% नागरिकों की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजना है उनको आप उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना हो, विवाह निकाय योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, ये तमाम योजनाएं, मेधावी विद्यार्थी योजना हो, ये केवल और केवल समस्त नागरिकों को मद्देनजर रखकर हमारी छोटी सी बात है इनसे, और वो सिर्फ इतनी, अगर आपको चिंता है तो देखिए, ना मेरे लोग होते ना तेरे लोग होते राजनीति के इस वाले मामले के अंदर जहां आयोग की बात आती है। पटेरिया साहब ने कहा कि हमने हटा दिया, तो नहीं, जिनके कार्यकाल बचे थे, जो आयोग के सदस्य थे, अल्पसंख्यक आयोग के हो, कहीं के भी हो, उनके कार्यकाल अभी भी चल रहे हैं। जिन लोगों के कार्यकाल बचे थे, जिनके खाली थे, उन पे नियुक्तियां हुई थी यहाँ पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसी में है, तुम्हारे लोग हमारे लोग, आपको आयोगों में सबको एक साथ लेके ही चलना होगा, ऐसे ही लोग आएंगे। पहले आपने किया था। ये कैसी बात है, ये कैसी बात है? आप इन आयोगों को चलाइए ताकि जनता का भला हो। चलिए, वक्त कम है। अनुराग पटेरिया साहब, आपके फाइनल कमेंट के साथ चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, बीजेपी हर दिन इस तरह तैयारी करती है मानो कल इलेक्शन है? सोहेल साहब, इंडियन आर्मी का एक लोगो है, मोटो है, स्ट्राइक फर्स्ट। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसी मोटो को लेकर आगे लगातार बढ़ती है। हर दिन मुझे लगता है कांग्रेस चुनाव के वक्त तैयारी करती है, और अब्बास साहब जैसे लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कांग्रेस इन एज ए होल जो पार्टी है वो चुनाव के वक्त तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी हर क्षण हर दिन, उनके यहाँ एक नारा दिया जाता है जो शिवाजी भाई बताएंगे कि हर कार्यकर्ता को काम, हर कार्यकर्ता को काम और कार्यालय सक्रिय। तो एक रणनीति उनकी है जो लगातार चलती रहती है। चलिए, यानी कांग्रेस को अब उतना एग्रेसिव नजर आना चाहिए हर दिन, जितना अब्बास हफीज साहब नजर आते हैं, तरीके होते हैं, मैं यही कहूंगा। और कांग्रेस का एक कल्चर है, बीजेपी का एक अपना कल्चर है, और दोनों बिल्कुल आगे जाते हैं। चलिए, तो फाइनल नतीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा। दरअसल जिस तैयारी को लेकर बीजेपी काम कर रही है वो नगरीय निकाय चुनाव फिर या 2023 का इलेक्शन होगा, और नतीजे ये बताएंगे कि कौन सी पार्टी की तैयारियों में कितना दमखम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे मुद्दे में फिलहाल इतना ही।